नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की मौत हुई है। एक कमरे में बंद पाए गए थे सभी मृतक। दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में एक कमरे में बंद पाए गए 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुरुआती जांच में दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग पर जांच शुरू कर दी और मामले के हर पहलू की छानबीन कर रही है। अभी तक मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गुजरात के आनंद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रथम राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो सहकारी आंदोलन को और मजबूत करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा चेयरमैन के चैम्बर में महासचिव को सौंपा गया था, जिसकी विधिवत रसीद भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि यशवंत वर्मा के मामले में सरकार तत्परता दिखा रही है। सिब्बल ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सांसदों और मंत्रियों को सोच समझकर और कम बोलना चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरी राय है, मेरी सलाह भी है, खास तौर पे जो सांसद हैं और जो मंत्री लोग हैं, मैं समझता हूं कि जो भी बोलता है उसको सोच समझ से बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा सोच समझ से नहीं बोलते। खैर, वो अलग बात है। आप कुछ डेट्स नोट कर लो, क्योंकि मैं जब बाहर था तो मुझे कहा गया कि मैंने जो दस्तावेज किए हैं। तो वही पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर स्पष्ट किया है कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छता प्रक्रिया है, जिसका मकसद केवल वास्तविक मतदाताओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। चिराग पासवान ने बताया कि कई बार मृतकों और गैर स्थानीय लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए जाते हैं, जिसे ठीक करने के लिए यह पुनरीक्षण जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को लेकर चिंता बनी हुई है, इसीलिए इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाना आवश्यक है और यदि कोई समस्या आती है तो प्रशासन से सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग मुझसे आग्रह करें, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई। जो लोग मुझसे आग्रह करें, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे।
तो वही पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस दुखद घटना पर शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि कानून के तहत जल्द और सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में कोई इस तरह के अपराध करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। तो वही राजधानी पटना स्थित एक अण्य मार्ग में संकल्प भवन में पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान में तेजी लाई जाए और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिस और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी और सख्ती से कार्य करने का आदेश दिया गया। तो वही पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजधानी की सड़कों पर आक्रोश मार्च का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई तभी सामने आएगी जब जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। सीबीआई ये अपराधी नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से मर्डर हुआ है। हमारे नेता सीबीआई इंक्वायरी, अपराध और अपराधी को मिटाओ। नेता अपराधी, नेता नक्सल्स खत्म करो। नेता अपराधी खत्म करो। सीबीआई सिवान नरसंहार की जांच, बक्सर नरसंहार की जांच और पटना को अपराध मुक्त करो। मेरिन ड्राइव को अपराध मुक्त करो और खेमका के बेटे और खेमका की जांच सीबीआई से हो। सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई ये अपराधी नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से मर्डर हुआ है। हमारे नेता सीबीआई इंक्वायरी, अपराध और अपराधी को मिटाओ। तो मुंबई में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की संयुक्त रैली के दौरान दोनों पक्षों के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक मिलन ने राष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य में कनई हलचल मचा दी है। वहीं राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के लिए पेश किए गए 2 सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है, जो भाषा नीति पर जारी विवाद को और बढ़ा सकता है। तो वही मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मराठी मानुस न्याय मांग रहा है और सरकार उसे न्याय नहीं दे रही है तो हाँ, हम गुंडे हैं और हमें अपना न्याय लेना आता है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि हमें फडणवीस के खून की जांच करनी होगी कि वो मराठी हैं भी या नहीं। उनके इस विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ा दी है और बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। तो महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के बेटे की अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भटकाने की कोशिश है क्योंकि कई नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं। राज ठाकरे ने यह भी बताया कि उन्होंने और उनके बेटे ने दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और अपने पिता श्रीकांत ठाकरे का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ली है। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई का हवाला दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन सभी नेताओं से भी इस तरह का सवाल किया जा सकता है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU और हिमाचल किसान सभा के तत्वाधान में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में राज्य की 4 लेन राजमार्ग परियोजनाओं पर अवैज्ञानिक निर्माण प्रथाओं के कारण होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई गई।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं से पर्यावरण को खतरा है और आम जनता को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है ताकि आगे ऐसी गलतियां ना हो। चलिए अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की ओर, जहां पर जिले के सावंतवाड़ी स्थित ऐतिहासिक जिला कारागार की सुरक्षा दीवार गिरने से न केवल विरासत को गंभीर क्षति पहुंची है बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए हैं। बताया जा रहा है कि संस्थान काल की ये दीवार पत्थर और चूने से बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई सीमेंट परतों वाली मरम्मत के चलते ये दीवार कमजोर हो गई और अंततः गिर गई। घटना के बाद कैदियों को ओरस स्थित कारागार में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं जेल अधीक्षक की चुप्पी और पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय नागरिकों में रोष है। लोगों ने घटना की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताते हुए चले। दंतेवाड़ा, बीजापुर, डीआरजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। एक नक्सली ढेर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा की है। इलाके में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तलाश अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ से यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, डीआरजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक नक्सली इसमें ढेर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा की है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। नगर मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग पर कोपरगांव शहर की सीमा से बने सीमेंट रोड पर हाल ही में बनाया गया खतरनाक ढलान अब वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। अचानक शुरू होने वाला यह ढलान तेज रफ्तार में गाड़ियों के फिसलने की वजह बन रहा है, जिससे ड्राइवरों का वाहन पर से कंट्रोल छूट रहा है। खास बात यह रही कि वहां ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगा है, ना स्पीड ब्रेकर, ना ही रात में दिखने वाले रिफ्लेक्टर। रात के समय या बारिश में यहां से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है। कई वाहन चालकों ने बताया कि वो हादसे से बाल बाल बचे हैं। हर दिन हजारों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है। ऐसे में किसी बड़े हादसे का डर हमेशा बना हुआ रहता है। तेजस्वी यादव को आगे कर लालू यादव क्या 2025 चुनाव में दिखाएंगे दम? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2025 चुनाव में तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता और लालू यादव की विरासत का संतुलन अहम होगा, लेकिन कितना, इसे समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। आरजेडी के लिए क्यों जरूरी है लालू? क्या है 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की वजह? तेजस्वी की ताजपोशी में लालू कितने अहम? लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आरजेडी राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और लालू प्रसाद यादव निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि 78 साल के लालू यादव स्वास्थ्य समस्याओं से अक्सर जूझते रहते हैं और ऐसे में आरजेडी के इस कदम से बिहार की सियासत में एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि क्या लालू यादव में अब वो दम बचा है जो आरजेडी की सियासी नैया पार लगा पाएगा। इसके साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लालू यादव में अब भी वो करिश्मा बाकी है जो आरजेडी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिला सके? क्या वो केवल प्रतीकात्मक चेहरा हैं या उनकी सक्रियता पार्टी को मजबूती देगी? लालू के पद न छोड़ने के पीछे की वजह क्या है और यह आरजेडी के साथ एनडीए की राजनीति को कितना प्रभाव डालेगा? आपको बता दें कि लालू यादव ने 1997 में आरजेडी की स्थापना की और तब से पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और पूरी पार्टी ही उनके नाम से पहचान रखती है। खासतौर पर उनकी सामाजिक न्याय की राजनीतिक और मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण ने बिहार में आरजेडी को मजबूत आधार दिया। हालांकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल हैं। सवाल यह है
कि क्या वो दम आज भी उनके अंदर बचा है जिसकी अपेक्षा आरजेडी उनसे करती रही है। साल 2014 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई और 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। जाहिर है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठते हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर लालू यादव ने नेतृत्व नहीं छोड़ा तो इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। लालू यादव का नाम आरजेडी की पहचान। राजनीति के जानकारों की माने तो लालू यादव का नाम ही आरजेडी की पहचान है और उनका जनता से सीधा जुड़ाव इसका बड़ा पैमाना है। खासकर पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदायों में लालू यादव आज भी अत्यंत प्रभावी हैं। हाल के आरजेडी राज्य परिषद बैठक में लालू ने कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया, जिससे यह साफ है कि वो तेजस्वी यादव की युवा छवि को अपने अनुभव के साथ जोड़कर पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। दूसरा, लालू यादव का मजबूत होना नेतृत्व पार्टी में आंतरिक गुटबाजी को नियंत्रित करता है और बीते दिनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी के बीच मतभेद की खबरें आई, लेकिन लालू यादव की मौजूदगी ने इस विवादों को दबाने में बड़ी भूमिका निभाई। लालू के अध्यक्ष बनने का आरजेडी पर असर। राजनीति के जानकारों की माने तो लालू यादव का नेतृत्व आरजेडी के लिए एकजुटता का प्रतीक है। उनके बिना पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी राष्ट्रीय स्तर पर लालू जितना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं और वही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कई बार सामने आ चुकी है। इससे इतर बड़ी बात यह है कि लालू यादव की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। तेजस्वी की पीठ पर लालू यादव का हाथ। तो दूसरी ओर एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया है, तो लालू यादव का आरजेडी अध्यक्ष बने रहना एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल नीतीश और बीजेपी लालू की जंगलराज की छवि को भुनाकर सुशासन और विकास के मुद्दे को आगे रख सकते हैं, लेकिन लालू की अपील अलग कहानी कहती है। जी हां, उनकी उम्र, स्वास्थ्य और जंगलराज की छवि के बावजूद लालू यादव का हाथ तेजस्वी यादव की पीठ पर रहा तो युवा अपील को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि लालू यादव का अनुभव महागठबंधन को मजबूती दे सकता है, लेकिन एनडीए उनकी कमजोरियों को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अब ऐसे में 2025 का चुनाव तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता और लालू यादव की विरासत के बीच संतुलन पर कितना निर्भर करेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आरजेडी के लिए क्यों जरूरी है लालू, क्या है? तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।